उमेश उसे घूरते हुए कहता है, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें प्राचीन पत्थर पहचानने भी आते हैं? तुम्हें इतने अनुभवी लोगों के सामने झूठ बोलते शर्म नहीं आती? साकेत के बगल में बैठे रमन बोलते हैं, क्या यह पत्थर मैं हाथ में ले सकता हूं? मोटा आदमी हंसते हुए कहता है, मिस्टर रमन, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? क्या आप नहीं जानते कि कीमती पत्थरों को ऐसे ही नहीं छुआ जा सकता? अगर आपके हाथ से गिरकर यह टूट गया तो मैं क्या करूंगा? हैरानी से रमन हिचकिचाते हुए कहता है, मेरी लापरवाही के लिए मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद वह उस पत्थर को बहुत ध्यान से देखता है और थोड़ी देर बाद कहता है, मुझे यह तो नहीं पता कि यह पत्थर कितना पुराना है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है इस पत्थर की वजह से लोगों की किस्मत बदलने की बात सही है। उमेश मुस्कुराते हुए कहता है, रमन जी की दृष्टि बहुत तेज है। वे बाकी लोगों की तरह नहीं हैं, जिनके पास कोई अनुबंध नहीं है, फिर भी खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं। उनकी बात सुनकर ऋचा को अर्जुन से थोड़ी निराशा हुई। उसे लगा कि इतने नाजुक काम को करने के लिए अर्जुन की उम्र बहुत कम थी। भले ही उसमें प्राचीन वस्तुओं का पुनरुद्धार करने की कला थी, लेकिन वहां बैठे लोगों की तुलना में उसका अनुभव बहुत कम था। अर्जुन इसमें दखल न देने का फैसला करता है। यह साफ था कि वे लोग धोखा खाने के लिए उत्सुक थे। वह मोटा आदमी कहता है, अगर सब तैयार हैं तो नीलामी शुरू करें। जल्दी ही नीलामी शुरू हो गई। सबसे पहले पारितोष बोली लगाता है, 1 करोड़ रुपए। तुरंत साकेत बोलता है, 1.5 करोड़ रुपए। मोटे आदमी ने जब सिया को बोली न लगाते देखा तो वह हंसते हुए कहता है, मैम, आप बोली नहीं लगाएंगी? सिया को उलझन में देख उमेश उसके कानों में कहता है, मिस, यह एक दुर्लभ पत्थर है। इसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। अगर आपने इसे 2 करोड़ में खरीद लिया तो इससे जो फायदा होगा वह इसकी कीमत से कहीं ज्यादा होगा। सिया लगभग राजी हो ही जाती है, लेकिन तभी वह अर्जुन की ओर मुड़ती है। जब वह अर्जुन को शांत बैठे देखती है, जैसे उसे इस दुनिया की परवाह ही नहीं हो, तो उसके मन में फिर से संदेह पैदा हो जाता है। उमेश गुस्से से अर्जुन को घूरता है। उसे समझ में आ जाता है कि सिया अर्जुन की वजह से बोली नहीं लगा रही थी, इसलिए उसने सुझाव दिया, अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर अर्जुन ने इस पत्थर को नकली कहा था। मैं जानना चाहता हूं कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे। हम भी तो जानें। उमेश ने जानबूझकर ऐसा कहा था ताकि अर्जुन पत्थर को नकली साबित न कर पाए। तब सिया को समझ आ जाता कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा था और फिर वह बोली लगाने में हिचकिचाएगी नहीं। बाकी लोग नाराज होकर आपस में बड़बड़ाने लगे, ये बेकार लड़का, इसे क्या पता होगा? और क्या, किसने कहा था इसे हमें झांसा देने को? अगर तुम लोगों को इस नीलामी में कोई दिलचस्पी नहीं है तो बेहतर होगा कि यहां से चले जाओ। हमारा समय बर्बाद मत करो। उनके अपमान का सामना करते हुए अर्जुन उमेश की ओर देखते हुए बोला, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं सबको सच बताऊं? बिल्कुल, तुम अपनी बात को साबित करो। उमेश हंसते हुए कहता है, मैं भी देखूं कि तुम जैसे ठग दूसरों को कैसे बेवकूफ बनाते हो। अर्जुन अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, मैं तुम लोगों की सच्चाई सामने नहीं लाना चाहता था, लेकिन अगर तुम लोग यही चाहते हो तो ठीक है। सच्चाई? तुम्हारा कहना है कि हम सभी लोगों की नजरों से कोई चीज छूट गई है? शांत और संयमित रमन बोलता है। अर्जुन उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, इन सभी लोगों में आप सबसे बेवकूफ इंसान हैं। रमन गुस्से से कहता है, लड़के, मेरी बेइज्जती करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह पत्थर नीलम तो है, लेकिन यह कोई पौराणिक पत्थर नहीं है जिसमें बहुत सी शक्तियां हों। यह बस एक साधारण नीलम पत्थर है और इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए होगी। क्या बकवास है? इस पत्थर का रंग देखो, यह रंग पौराणिक पत्थर की निशानी है। उमेश त्योरियां चढ़ाते हुए कहता है। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन आगे कहता है, इसका रंग इस पर लगाए गए कुछ रसायनों की वजह से है, न कि इस वजह से कि यह कोई पौराणिक पत्थर है। और जो इस पत्थर से चमक निकली थी, उसका क्या? क्या वह भी नकली थी? रमन पूछता है। अर्जुन सिर हिलाते हुए कहता है, यह सिर्फ आपको धोखा देने के लिए इस नीलामी को आयोजित करने वालों की एक छोटी सी चाल थी। सच तो यह है कि इस पत्थर में कोई ताकत है ही नहीं।
अगर अभी तुम यह बॉक्स खोलोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें कोई भी चमक नहीं होगी। लड़के, पारितोष जोर से मेज पर हाथ मारकर खड़े होकर गुस्से से कहता है, इतना झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? साकेत उस मोटे आदमी को घूरते हुए कहता है, तो ठीक है, क्यों ना लोग इस बात को चेक कर लेते हैं। मोटे आदमी के चेहरे से पसीना टपकने लगा। वह कहता है, चेक करने से आपका क्या मतलब है? सबको समझ आ रहा है कि यह लड़का झूठ बोल रहा है। आप लोग इसकी बात पर क्यों विश्वास कर रहे हो? रमन गुर्राते हुए कहता है, अगर बॉक्स के खुलने के बाद उस पत्थर में से रोशनी निकल रही होगी तो मैं तुरंत इसे खरीद लूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मैं धोखा देने वालों को छोड़ता नहीं हूं। सिया भी हां में हां मिलाते हुए कहती है, अगर मिस्टर अर्जुन ने जो कहा वह झूठ है तो पत्थर को चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर जो उसने कहा वह सच निकला तो तुम्हें हमें सच्चाई बतानी होगी। वह मोटा आदमी अब बुरी तरह डर चुका था। उसके माथे से पसीना निकल रहा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि तीनों परिवारों के लोगों को गुस्सा कर सके। उसने यह नाटक उमेश के कहने पर किया था। उसे लगा था कि उमेश सिया को बोली लगाने के लिए मना लेंगे। उन्होंने तय किया था कि धोखे से जो पैसा मिलेगा उसे आपस में बांट लेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन उनके नाटक की सच्चाई सबको बता देगा। सच तो यह था कि अर्जुन को एंटीक की कीमत निर्धारित करने की तकनीक नहीं आती थी, लेकिन पत्थर में गड़बड़ी का पता उसने अपनी किताब के ज्ञान से लगाया था। जब उसने उस पत्थर को देखा तो अपने आप उसके दिमाग में उसके नकली होने की बात आ गई थी। उसे लगा कि एंटीक को पहचानने की कला उसे उस किताब से मिली थी। जब अर्जुन ने उस मोटे आदमी को चुप खड़े देखा तो वह मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम अपने बचाव में कुछ नहीं बोल रहे? कहीं तुम सच में हमें धोखा तो नहीं दे रहे? उस आदमी का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसने कुछ भी न बोलने का फैसला किया। अर्जुन को अब गुस्सा आ जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम चुप रहोगे तो तुम बच जाओगे? यहां जो लोग आए हैं वे जयपुर की सबसे प्रभावशाली फैमिली से हैं। अगर वे चाहें तो तुम्हें चुटकी में मरवा सकते हैं। अभी भी मौका है। अगर जान प्यारी है तो सच बता दो। सिया भी अर्जुन का साथ देते हुए कहती है, मेरा परिवार बहुत पावरफुल है। अगर कोई हमें धोखा देने की कोशिश करता है तो उसे हम अच्छा सबक सिखाते हैं। आखिर अगर हमने ऐसे धोखेबाज लोगों को छोड़ दिया तो लोगों की नजरों में हमारी इज्जत खराब होगी। चैप्टर 61 खुल गई पोल। मोटा आदमी अब पूरी तरह से घबरा चुका था। उसे पता था कि सिया बहुत पावरफुल परिवार से थी, जिसे धोखा देना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। डरते हुए वह उमेश की तरफ मुड़ा और हताशा से बोला, उमेश, मेरी मदद करो। इसके लिए हमारे बीच में सहमति नहीं हुई थी। उमेश के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सबको धोखा तुम दे रहे हो और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपनी जेब से चाकू निकालते हुए वह उस मोटे आदमी को मारने के लिए बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मोटा आदमी उमेश को घूरते हुए चीखा, यू बास्टर्ड! तुमने ही मुझसे कहा था कि मिस सिया को तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे कहने पर ही वह इस नकली पत्थर को तुरंत खरीद लेंगी, लेकिन अब तुम मुकर रहे हो। सिया गुस्से से दोनों को लड़ते हुए देख रही थी। कुछ सेकंड बाद वह अर्जुन की तरफ मुड़ी और बोली, मिस्टर अर्जुन, मेरे साथ यहां आने के लिए शुक्रिया। अब हमें यहां से चलना चाहिए। मेरा परिवार इनसे निपट लेगा। अर्जुन खड़े होते हुए बोला, ठीक है, चलते हैं। जैसे ही वे वहां से जाने लगे, उमेश भागते हुए जाकर सिया के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मिस, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इतने साल आपके परिवार की सेवा की है, उस नाते इस बार मुझे माफ कर दीजिए। इससे पहले कि सिया कुछ जवाब देती, साकेत खड़ा होकर गुर्राया, दुष्ट! तुमने न केवल अपने मालिक को बल्कि मुझे भी धोखा देने की कोशिश की है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच पाओगे? उसकी बात सुनकर उमेश का चेहरा सफेद पड़ गया और वह वहीं जम गया। सक्षम गुर्राते हुए बोला, बाकी लोग तुम्हें माफ कर भी दें, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उमेश की हालत देखकर सिया निराश हो गई और वहां से अर्जुन के साथ बाहर निकल आई। मिस्टर अर्जुन, मुझे माफ कीजिए।
मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा अयोग्य आदमी हमारे लिए काम करता है। कितनी शर्म की बात है। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, सिया जी, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी होता है। उस घटिया आदमी की गलती के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने की कोई जरूरत नहीं है। उसी समय साकेत और पारितोष भी बाहर आ गए। उनके साथ रमन भी था। साकेत ने जैसे ही अर्जुन को देखा, वह भागकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, थैंक यू मिस्टर अर्जुन, आज आपकी वजह से हम लोग इतने बड़े धोखे से बच पाए। शर्मिंदा रमन, जो उनके बगल में खड़ा था, बोला, मिस्टर अर्जुन, सच में आप विलक्षण प्रतिभा वाले हैं। हमें तो पता ही नहीं चला कि जिस पत्थर की नीलामी हो रही थी वह नकली है। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। परितोष भी मक्खन लगाते हुए बोला, यह सब आपकी वजह से हुआ है अर्जुन जी। अगर आप नहीं होते तो उस नकली पत्थर के लिए हम तीनों आपस में लड़ रहे होते और हमारे परिवार की भी बहुत बदनामी होती। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, इतनी तारीफ की जरूरत नहीं है। मुझे तो सिया जी ने यहां पत्थर की कीमत आंकने के लिए बुलाया था। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। थोड़ी देर बातचीत के बाद सिया और अर्जुन कार में बैठकर वापस जाने लगे। जाते समय अर्जुन ने कुछ काले कपड़े पहने लोगों को उस बिल्डिंग में जाते देखा। उसे समझ में आ गया कि उमेश और उस मोटे आदमी को उनके कर्मों का फल मिलने वाला था। संदेह और अफसोस जब वे कार में बैठे तो सिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह इस बात से दुखी थी कि ऐसे घटिया लोग उसके परिवार के लिए काम करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात यह थी कि उपेक्षित अंकल ने इतने लोगों के सामने उसे धोखा देने की कोशिश की। अगर वह अपनी चाल में कामयाब हो जाता और सिया को इतना पैसा लगाकर नकली पत्थर खरीदने के लिए राजी कर लेता, तो सिया को जब सच का पता चलता तो उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता। किस्मत अच्छी थी कि अर्जुन उसके साथ था और उसने उसे इस बड़े धोखे से बचा लिया। सिया ने अपने कार के ग्लव बॉक्स से एक ब्लैक कार्ड निकाला और अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अर्जुन, तुम इस कार्ड से 1 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकते हो। इसका पासवर्ड 6 बार 8 है। इसे मेरी तरफ से धन्यवाद स्वरूप स्वीकार कर लो। सिया मन ही मन सोच रही थी कि अर्जुन ने एक छोटे बिजनेस परिवार से जुड़ना क्यों स्वीकार किया। वह इतना प्रतिभाशाली है। वह चाहता तो खुद का एंटीक बिजनेस खोल सकता था, जिसे कुछ सालों में अपनी काबिलियत से बहुत बड़ा बना सकता था। अर्जुन के हाथ में कार्ड था, लेकिन वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। 1 करोड़ रुपए कम नहीं होते, लेकिन उसे पता था कि सिया के परिवार के लिए यह रकम कुछ भी नहीं थी। पहले उसने सोचा कि वह इन पैसों को लेने से मना कर दे, क्योंकि उसके अकाउंट में इससे कई गुना ज्यादा पैसे थे। उसे इनकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन दुनिया के सामने वह अरबपति नहीं, बल्कि सिंह परिवार का घर जमाई था। अगर वह 1 करोड़ लेने से मना कर देता तो सिया को उस पर शक हो जाता। इसलिए उसने कार्ड लेते हुए कहा, थैंक यू सिया जी। सिया हंसते हुए बोली, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद वह पूछने लगी, अर्जुन जी, मैं आपको कहां छोड़ दूं? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, आप मुझे सब्जी मंडी के पास छोड़ दीजिए। मुझे कुछ सब्जी खरीदनी है ताकि मैं घर जाकर खाना बना सकूं। सिया उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और खुद को रोक नहीं पाई। अर्जुन जी, मैंने आपके बारे में पहले सुना था। मेरा मानना है कि आप अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। फिर आप घर जमाई बनकर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्यों ना आप मेरे लिए काम करें? मैं आपको हर साल 1 करोड़ रुपए दूंगी। क्या ख्याल है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसे रहने की आदत हो चुकी है। उसका जवाब सुनकर सिया हैरान थी, लेकिन वह निराश होने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। उसने सोचा कि अर्जुन के बारे में जो अफवाहें सुनी थीं, वे सच थीं। अर्जुन सचमुच अपनी पत्नी की कमाई पर जी रहा था। पहले उसे इन अफवाहों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि अर्जुन को खुद को साबित करने का कभी मौका नहीं मिला होगा। लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि अर्जुन खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। यह सोचकर उसे अच्छा नहीं लगा। इसी कारण अर्जुन के प्रति उसके मन में जो सम्मान था वह तुरंत खत्म हो गया। अर्जुन को पता था कि उसके उत्तर सुनने के बाद सिया उसे गलत समझेगी, लेकिन यह उसके लिए अच्छा था। वह यही चाहता था कि फिलहाल उसके आसपास के लोगों को सच्चाई का पता न चले। क्या अनुज हुआ धोखे का शिकार?
पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि नकली पत्थर की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। सिया को पता चल जाता है कि उमेश ने एक आदमी के साथ मिलकर उससे पैसे ऐंठने की योजना बनाई थी, लेकिन अर्जुन की वजह से वह बच जाती है। इसकी मदद के लिए वह उसे 1 करोड़ रुपए देती है और अपने साथ काम करने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन अर्जुन इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। अब आगे जब वे लोग सब्जी मंडी पहुंचते हैं, अर्जुन कार से उतरता है और सिया को बाएं कहता है। सब्जी खरीदकर वह घर लौट जाता है। जैसे ही वह घर के अंदर घुसता है, उसे अपने ससुर महेंद्र सिंह की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। तभी महेंद्र सिंह चिल्लाते हैं, अरे सभी लोग देखो, मुझे क्या मिला। सिया भी उस समय घर पर ही थी और सोफे पर बैठकर कुछ दस्तावेज देख रही थी। जैसे ही उसने अपने पिता को चिल्लाते हुए सुना, वह मुड़कर देखती है और कहती है, पापा, आपने तो मुझे डरा दिया, जल्दी आओ और देखो। महेंद्र सिंह ने उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने हाथ में चीनी मिट्टी के कपों का एक सेट पकड़ा हुआ था और सबको दिखा रहे थे। आज एंटीक मार्केट में मुझे ये सफेद और नीले रंग के चीनी मिट्टी के कप मिले। मुझे बताया गया है कि ये किसी राजा के साथ जमीन में दफनाए गए थे और इनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। इसकी कीमत 5 लाख रुपए? सिया खड़े होते हुए कहती है। डैडी, आपके पास इतने पैसे कहां से आए? अर्जुन यह सब देखकर खुद को असहाय महसूस कर रहा था। महेंद्र सिंह पहले ही एक एंटीक फूलदान तोड़ चुके थे, जिसकी वजह से वे मुश्किल में फंस चुके थे। फिर भी घर से बाहर कदम रखते ही वे वापस उस जगह चले गए। अर्जुन उनके स्वभाव को अच्छे से जानता था। वे अपनी गलतियों से कभी सीख नहीं लेंगे। महेंद्र सिंह रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए बोले, मैंने इस सेट की कीमत बताई है। अब तुम लोग अंदाजा लगाओ कि मैंने इसे कितने में खरीदा होगा। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद सिया कहती है, 3 लाख रुपए? नहीं, दोबारा अंदाजा लगाओ। 2 लाख रुपए? फिर से गलत। अर्जुन उन कपों के सेट को ध्यान से देखता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये नकली हैं और इनकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपये होगी। उसी समय महेंद्र सिंह खुशी से उत्साहित होते हुए कहते हैं, तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने इन्हें सिर्फ 500 रुपये में खरीदा है। सिया की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। सच में? इसके लिए केवल 500 रुपये? तभी उनकी बातें सुनकर सुमित्रा देवी भी किचन से बाहर आ जाती हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सेट असली है, नकली नहीं? महेंद्र सिंह अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहते हैं, फिक्र मत करो, जो आदमी इन्हें बेच रहा था उसे इस क्षेत्र की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने इनकी जांच करवाने के लिए एक विशेषज्ञ को बुलाया था। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि ये बिल्कुल असली हैं। सच? सुमित्रा देवी खुशी से मुस्कुराते हुए कप उठाकर ध्यान से देखने लगती हैं। अर्जुन एक किनारे चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। वह सच बताकर अपने ससुर की खुशी को खत्म नहीं करना चाहता था। महेंद्र सिंह इस समय बेहद खुश थे। वे सबको बताते हैं, जिसने मुझे यह सेट बेचा उसने कहा कि यह पूरा सेट नहीं है। बाकी कप उनके बॉस कल शॉप पर लाने वाले हैं। मैं पूरे सेट को खरीदना चाहता हूं। अगर पूरा सेट मेरे पास होगा तो इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। अगर भाग्य ने हमारा साथ दिया तो हम इसे 50 लाख में बेच सकते हैं। अर्जुन खुद को रोक नहीं पाता। वह महेंद्र सिंह को समझाने के लिए आगे बढ़ता है। डैड, एंटीक खरीदते समय लालच करना अच्छा नहीं है। ये 2 कप ही काफी हैं। मुझे लगता है कि बेहतर होगा। महेंद्र सिंह गुस्से में कहते हैं, अब तुम मुझे एंटीक के बारे में सिखाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? अर्जुन माफी मांगते हुए कहता है, नहीं नहीं, आप जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं। मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला? इतना कहने के बाद वह सब्जी लेकर किचन में चला जाता है। वह इस मामले में नहीं पड़ना चाहता था। सिया अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है, डैड, इतने कप खरीदने की क्या जरूरत है? हम इनका इस्तेमाल चाय पीने के लिए तो कर नहीं सकते। इसके अलावा इसकी कीमत और दाम में इतना अंतर है। पूरे सेट को खरीदने से पहले हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये असली हैं या नहीं। सिया को भी कपों की प्रामाणिकता पर संदेह था। अगर हर कोई 500 रुपए में खरीदी गई चीज को 5 लाख में बेच सकता तो सब अमीर होते।
महेंद्र सिंह उत्साहित होकर कहते हैं, फिक्र मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मेरे अलावा बहुत लोग इन कपों को खरीदने के लिए लड़ रहे थे। शायद मैं कल इनका सेट पूरा ना खरीद पाऊं। सुमित्रा देवी जल्दी से कहती हैं, अगर ये कप इतनी कीमती हैं तो तुम्हें बाकी कप भी खरीदने चाहिए। दोनों को वहीं कपों को निहारते हुए छोड़कर सिया किचन में आ जाती है और अर्जुन को खींचकर एक कोने में ले जाकर कहती है, मुझे वह दुकानदार भरोसेमंद नहीं लग रहा। मुझे ये कप नकली लग रहे हैं। डैडी कल हर हाल में मार्केट जाएंगे। मैं चाहती हूं कि तुम उनके साथ जाओ ताकि उन्हें किसी धोखे से बचा सको। अर्जुन उसकी बात मान लेता है। पहले वह महेंद्र सिंह की मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन सिया के कहने पर वह खाली भी नहीं बैठ सकता था। अगले दिन महेंद्र सिंह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। वह अर्जुन को पकड़कर कार में बैठाते हैं और एंटीक मार्केट ले जाते हैं। महेंद्र सिंह बेहद उत्साहित थे। एंटीक मार्केट पहुंचकर कार से उतरते हुए वे अर्जुन से कहते हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली एंटीक की पहचान कैसे की जाती है। 74 धोखेबाज दुकानदार। अगले दिन सुबह अनुज जल्दी उठ जाता है और अर्जुन को उसे एंटीक मार्केट ले जाने के लिए खींचकर घर से बाहर ले जाता है। अर्जुन अनुज के साथ कार ड्राइव करके मार्केट पहुंचता है। आज रविवार था, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत भीड़ थी। अनुज तुरंत कार से उतरता है और अर्जुन से कहता है, चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली चीजों की पहचान कैसे की जाती है। इतना कहकर अनुज पूरे उत्साह से एक गली में घुस जाता है। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अर्जुन ध्यान से अपने चारों ओर की दुकानों को देखने लगता है। आज रविवार होने के कारण रोज के मुकाबले दुकानें ज्यादा लगी हुई थीं। कुछ दुकानदार जमीन पर एक प्लास्टिक की शीट बिछाकर अपने सामान को बेच रहे थे। चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि यहां बेचे जा रहे ज्यादातर एंटीक नकली थे। ज्यादातर बेचने वालों ने वहां अपनी दुकान आम आदमी, टूरिस्ट्स और विदेशी लोगों को छलने के लिए लगाई थी। जो लोग वह सामान खरीदते थे उन्हें उसकी असली कीमत पता नहीं होती थी। जब वो नकली सामान उनके हाथ में आता था तो वे इतने खुश होते थे कि उन्हें लगता था कि उन्होंने बहुत फायदे का सौदा किया है। अर्जुन यहां। तभी अर्जुन ने अनुज की आवाज सुनी। उसने देखा कि अनुज एक छोटी सी दुकान के सामने बड़े उत्साह और आशा के साथ खड़ा हुआ था। कई पर्यटक उस दुकान के सामने खड़े अलग अलग तरह के एंटीक्स को देख रहे थे। अनुज भी उस भीड़ में शामिल हो गया। अर्जुन ने दुकान के चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां केवल एक मेज पर प्लास्टिक की शीट बिछी हुई थी, जिस पर मिट्टी से सने कई एंटीक्स रखे हुए थे। हालांकि वहां बहुत से आकर्षक सामान रखे हुए थे, लेकिन एक नजर में अर्जुन समझ गया कि सभी नकली थे। दुकान का मालिक बहुत पतला, दुबला और सांवला आदमी था। उसने नीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल चिपचिपे और बिखरे हुए थे। इसके बावजूद शक्ल से वो बहुत मासूम और ईमानदार लग रहा था। अनुज एक गहरे नीले रंग की केतली की तरफ इशारा करते हुए अर्जुन से कहता है, उस केतली को देख रहे हो? यही मेरे सेट का बचा हुआ आइटम है। अगर ये मुझे मिल गया तो मेरा सेट पूरा हो जाएगा। अर्जुन ने उस केतली को हाथ में लिया और उसे चारों तरफ से देखने के बाद दुकानदार की तरफ मुड़ते हुए पूछा, ये केतली कितने की है? दुकानदार केतली को देखने के बाद जवाब देता है, मेरे पापा ने मुझे इसे कम से कम 20,000 रुपये में बेचने को कहा है। उस केतली का दाम सुनकर अनुज हंसते हुए कहता है, इस बेवकूफ दुकानदार को इस केतली की असली कीमत का पता ही नहीं है। इससे पहले कि कोई इसे खरीद ले, हमें जल्दी से इसे खरीद लेना चाहिए। इतना कहकर अनुज अपनी जेब से पैसे निकालने लगा। उसे ऐसा करते देख दुकानदार के चेहरे पर एक कपटी मुस्कान आ जाती है। इससे पहले कि अनुज दुकानदार को पैसे दे पाता, अर्जुन उसे रोकते हुए कहता है, डैड, इसकी कीमत 20,000 नहीं है, हमें इसे नहीं खरीदना चाहिए। उसकी बात सुनकर अनुज स्तब्ध रह गया। उसने अर्जुन से पूछा, तो तुम्हारे मुताबिक इसकी कीमत क्या होनी चाहिए? अर्जुन ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए। अर्जुन की बात सुनकर दुकान का मालिक उसे ऐसे देखता है जैसे कि वो कोई एलियन हो। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें एंटीक की कीमत के बारे में क्या पता है? ये मेरे दादाजी ने संभाल कर रखी थी और वो इसे हमारे लिए छोड़ गए थे।
ये इतना दुर्लभ है कि आज के समय में इसे ढूंढ पाना आसान नहीं है और तुम इसकी कीमत 500 रुपए बता रहे हो। अनुज घबरा जाता है। वो अर्जुन को रोकते हुए कहता है, अर्जुन, अपनी बकवास बंद करो, तुम इनके काम में दखल दे रहे हो। अर्जुन मुस्कुराते हुए उस केतली को उल्टा कर देता है। वो केतली की पेंदी पर लगी धूल को उंगली से हटाता है और वहां लिखे शब्दों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, डैड, यहां देखिए। अक्षर बहुत छोटे थे और अनुज का ध्यान उन पर नहीं जाता अगर अर्जुन उसे नहीं दिखाता। वहां इंग्लिश में लिखा हुआ था, मेड इन चाइना। ये पढ़ते ही अनुज हक्का बक्का रह गया। थोड़े समय के लिए वो अपनी जगह पर जम गया। उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे। थोड़ी देर बाद होश संभालते हुए वो गुस्से से दुकान के मालिक पर चिल्लाया, धोखेबाज। अर्जुन मुस्कुराते हुए दुकानदार से कहता है, अब तुम्हें सबूत मिल गया कि यह नकली एंटीक है। तुमने बहुत चालाकी से सभी निशानों को मिट्टी से छुपाने की कोशिश की थी। अब जब सच सबके सामने है तो बताओ, क्या तुम इसे 300 रुपये में बेचोगे? तुम। दुकान का मालिक स्तब्ध था। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। सर, सुबह घर से जल्दी निकलने के चक्कर में लगता है मैं गलत केतली उठा लाया। अच्छा, तुम गलत केतली उठा लाए? अर्जुन मुस्कुराते हुए एक दूसरी बोतल उठाता है जो धूल से सनी हुई थी। अर्जुन उस पर जमी धूल को साफ करके उसे धूप में ध्यान से देखता है। इस बोतल के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? ये तो जयपुर की फैक्ट्री में बनी हुई है। सच में उस बोतल पर मेड बाय जयपुर क्राफ्ट फैक्ट्री लिखा हुआ था। दुकान का मालिक बनावटी मुस्कान के साथ कहता है, मैं अनपढ़ हूं, इस बोतल पर क्या लिखा है मुझे नहीं पता। अनुज जब देखता है कि दुकान के मालिक ने उसे बेवकूफ बनाया था तो वो बहुत गुस्सा होता है। वो दुकान के मालिक को पकड़कर चिल्लाते हुए कहता है, झूठे, मेरे सारे पैसे वापस कर। कौन से पैसे? मैंने कभी तुम्हें अपनी दुकान पर नहीं देखा। खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए दुकान का मालिक चिल्लाया। अनुज गुर्राते हुए कहता है, अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। दोनों के बीच हो रही हाथापाई के बीच दुकान के मालिक की जेब से कुछ गिर जाता है। जब उस गिरी हुई चीज को अर्जुन देखता है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो मुट्ठी के आकार का सफेद रंग का पत्थर था जो देखने में एक सामान्य पत्थर की तरह था, जो किसी भी बीच पर मिल सकता था। लेकिन अंतर केवल इतना था कि उस पत्थर पर लिखा था, शांति और समृद्धि। अर्जुन को वो पत्थर देखकर एक अजीब अनुभूति हुई। ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई अदृश्य ऊर्जा थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। अध्याय 64। रहस्यमयी पत्थर। उस पत्थर से निकल रही ऊर्जा का जिक्र उस पुस्तक में प्राण शक्ति के नाम से था। यह एक चमत्कारी ऊर्जा थी जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता था। यह रहस्यमयी शक्ति इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई थी। इस ऊर्जा के प्रभाव से भले ही किसी इंसान का शरीर पूरी तरह बदल न सकता हो, लेकिन इससे इंसान के मन और आत्मा पर अद्भुत प्रभाव पड़ता था। ऐसे दुर्लभ पत्थर को पाकर अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दुकानदार से पूछता है, क्या यह तुम्हारा है? दुकानदार हैरान रह जाता है और बिना सोचे समझे सिर हिला देता है। तुम इसे कितने में बेचोगे? नेहा अर्जुन की बात सुनकर चौंक जाती है। वह बोलती है, अर्जुन, तुम यह बेकार सा पत्थर क्यों खरीदना चाहते हो? तुम्हें नहीं पता कि यह दुकानदार नकली सामान बेचता है? अर्जुन अपने ससुर को जवाब देता है, पापा, मुझे यह पत्थर बहुत पसंद है। वैसे भी यह मामूली सा पत्थर है, इसे खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। दुकानदार अर्जुन की रुचि देखकर उत्साहित हो जाता है और पत्थर की तारीफ करने लगता है। साहब, आपकी नजर बहुत पैनी है। दिखने में यह साधारण लग सकता है, लेकिन इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। यह पहले एक ब्रिटिश ऑफिसर के पास था जो इसे पेपर वेट के रूप में। अर्जुन उसे बीच में रोकते हुए कहता है, मुझे इसकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ इसकी कीमत जानना चाहता हूं। दुकानदार मुस्कुराते हुए बोलता है, क्योंकि आपको यह पत्थर इतना पसंद आया है तो आप इसके सिर्फ 20,000 रुपये दे दीजिए। अर्जुन दुकानदार को घूरते हुए कहता है, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं सिर्फ 300 रुपये दूंगा। अगर तुमने इस कीमत में नहीं दिया तो मैं पुलिस में शिकायत करूंगा कि तुम नकली सामान बेचकर लोगों को ठग रहे हो। यह सुनकर दुकानदार घबरा जाता है।
वह नकली मुस्कान के साथ कहता है, साहब आप तो असली जानकार निकले। ठीक है, 300 रुपये में ले लीजिए। अर्जुन पत्थर हाथ में लेकर बहुत खुश था, जबकि नेहा हैरान थी। वह पूछने ही वाली थी कि अर्जुन ने यह पत्थर क्यों खरीदा, तभी पीछे से एक आवाज आई, यह पत्थर तो बहुत सुंदर है, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। अर्जुन ने पलट कर देखा तो एक लगभग 25 साल का युवक सफेद सूट पहने दुकान की तरफ आ रहा था। उसने हाथों में सोने के कई कड़े पहने हुए थे। उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड्स चल रहे थे, जो बहुत क्रूर और निर्दयी लग रहे थे। उसे देखकर लोग डर के मारे वहां से हटने लगे, ताकि किसी मुसीबत में न पड़े। हेलो मिस्टर श्रीकांत। दुकानदार की आंखें चमक उठीं। मक्खन लगाते हुए वह बोला, श्रीकांत जी, अगर मुझे पता होता कि आप मेरी दुकान पर आ रहे हैं तो मैं खुद आपको लेने आता। अपना मुंह बंद रखो, श्रीकांत गुर्राया। मैं बस यूं ही मार्केट में घूमने आया हूं। वह आगे बढ़ा और अर्जुन के हाथ में पकड़े पत्थर को गौर से देखने लगा। फिर उसने सिर उठाकर दुकानदार से कहा, मुझे यह पत्थर पसंद है, मैं इसे खरीद रहा हूं, इसे जल्दी से पैक कर दो। दुकानदार असहज हो गया। वह अर्जुन की तरफ देखता हुआ बोला, श्रीकांत सर, आपको देर हो गई। यह पत्थर इन साहब ने पहले ही खरीद लिया है। वैसे भी यह एक साधारण पत्थर ही है, जिसे हमेशा पेपरवेट की तरह इस्तेमाल किया गया है। इसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। अर्जुन समझ गया कि दुकानदार इस युवक को अच्छे से जानता था और अब उसकी नजर में पत्थर की कोई कीमत नहीं रही थी। दुकानदार श्रीकांत को पटाने के लिए एक नीले रंग की सुंदर घोड़े की मूर्ति उठाता है, जो वास्तव में हार्ड प्लास्टिक की बनी हुई थी। वह बोलता है, सर यह देखिए, यह 500 साल पुरानी मूर्ति है, जो एक राजपूत महारानी के पास थी। वैसे तो इसकी कीमत बहुत अधिक है, लेकिन आपकी पहचान की वजह से मैं आपको यह सिर्फ 9,000 रुपये में दे सकता हूं। नेहा चौंक गई। उसे याद आया कि उसने भी इसी दुकान से नकली एंटीक कप का सेट खरीदा था, लेकिन सिर्फ 300 रुपये में। मगर इस युवक से तो दुकानदार ने पूरे 9,000 रुपये ऐंठ लिए थे। श्रीकांत गुस्से में दुकान के मालिक की टांग पर लात मारते हुए बोला, बकवास बंद करो, मैं सिर्फ वही लूंगा जो मुझे पसंद है। मैं इस पत्थर के लिए 20,000 रुपये दूंगा। इतना सुनते ही दुकानदार हक्का बक्का रह गया। वह अर्जुन की ओर मुड़कर बोला, भाई साहब, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं यह पत्थर इन्हें बेचना चाहता हूं। अर्जुन गुस्से में बोला, मैंने पहले ही इस पत्थर को खरीद लिया है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। अच्छा, लेकिन क्या तुमने इसके पैसे चुका दिए हैं? श्रीकांत व्यंग्य से मुस्कुराया। जब तुमने कोई पैसे ही नहीं दिए तो यह तुम्हारा कैसे हुआ? फिर उसने अपनी जेब से नोटों की मोटी गड्डी निकाली और उसे दुकानदार के सामने लहराते हुए बोला, ये लो, इस गड्डी में 20,000 रुपये से ज्यादा हैं, बाकी के पैसे तुम रख लो। अब सवाल यह था, क्या अर्जुन इस रहस्यमयी पत्थर को बचा पाएगा या उसे श्रीकांत के हाथों खो देगा? अध्याय 65। किसे मिलेगा पत्थर? जब दुकान के मालिक ने श्रीकांत के हाथों में नोटों की गड्डी देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह उन पैसों को लेने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, ठहरो। दुकानदार ठिठक गया। अर्जुन ने शांत मगर दृढ़ स्वर में कहा, व्यापार के नियम तो तुम जानते ही होगे, जो पहले खरीदता है वही मालिक होता है। मैं इस पत्थर को नहीं बेचूंगा। दुकानदार घबरा गया। उसने अर्जुन की ओर देखा, फिर श्रीकांत की ओर। उसे लगा कि कहीं श्रीकांत गुस्से में आकर उसे फिर से ना मारे। पहले ही लगी चोट से वह कराह रहा था। श्रीकांत ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुमने इसे 300 रुपये में खरीदा था, है ना? मैं तुम्हें इसके 30,000 देने को तैयार हूं। यह सुनकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए। कुछ ही मिनटों में पत्थर की कीमत 100 गुना बढ़ चुकी थी। यह अर्जुन के लिए फायदे का सौदा था। अनुज ने अर्जुन की ओर देखा। उसे लगा कि अर्जुन को यह पत्थर बेच देना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे 3 लाख भी दोगे तो भी मैं इसे नहीं बेचूंगा। श्रीकांत की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने गुर्राते हुए कहा, कमीने, तुम्हारी इतनी हिम्मत? भीड़ में खलबली मच गई। सब लोग यही सोच रहे थे कि अर्जुन ने सबके सामने श्रीकांत को नीचा दिखाने के लिए पत्थर देने से मना किया था। अगर आज मुझे यह पत्थर नहीं मिला तो यह किसी को नहीं मिलेगा।
श्रीकांत ने पीछे मुड़कर अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। वे तेजी से बढ़े और अर्जुन को घेर लिया। भीड़ सिहर उठी। अनुज भी घबरा गया। उसने अर्जुन से धीरे से कहा, बेटा, जिद छोड़ दो, यह लड़का बहुत ताकतवर है। लेकिन अर्जुन ने अनुज की ओर बिना देखे ही कहा, यह पत्थर मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। श्रीकांत हंसा। ठीक है, मैं देखता हूं कि तुम इसे कैसे बचाते हो। उसने एक इशारा किया और बॉडीगार्ड्स ने अर्जुन की ओर कदम बढ़ाए। परिस्थिति गंभीर थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें यहां के नियम तो पता ही होंगे श्रीकांत। इस बाजार में पहले आओ पहले पाओ का नियम चलता है। जो पहले खरीदता है वह मालिक होता है। अगर तुम इस नियम को तोड़ोगे तो कोई भी व्यापारी तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेगा। श्रीकांत ठिठक गया। उसे यह नियम अच्छी तरह पता था। उसने कई बार इस बाजार से सामान खरीदा था, लेकिन पहली बार कोई उसे चुनौती दे रहा था। उसने अर्जुन को घूरा, फिर वहां मौजूद व्यापारियों की ओर देखा। सभी चुप थे, लेकिन उनके चेहरों पर असहमति के भाव थे। श्रीकांत को समझ आ गया कि अगर उसने इस नियम को तोड़ने की कोशिश की तो उसकी साख खराब हो जाएगी। वह क्रोध में भरा हुआ था, लेकिन वह जानता था कि अभी उसे पीछे हटना होगा। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। वे पीछे हट गए। श्रीकांत ने अर्जुन को गहरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई अर्जुन। फिर वह मुड़ा और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चला गया। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अनुज ने राहत की सांस ली और अर्जुन से कहा, बेटा, तुम जानते भी हो कि तुमने किससे पंगा लिया है? अर्जुन मुस्कुराया। पता है पापा, लेकिन यह पत्थर मेरे लिए सिर्फ एक पत्थर नहीं है। उसने धीरे से पत्थर को अपनी जेब में रखा और वहां से निकल पड़ा।